तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडर रूम, जहाँ स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान मिलता है इन फन वे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और सैंपल स्पेस और ऐसी कुछ न्यू टॉपिक्स। आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो तैयार हो जाओ, लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारा पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, यानी जब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका, दूसरे इवेंट की होने के चांस कैसे फाइंड करते हैं, ये बताता है हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोला मैंने? पहले ही एक इवेंट हो चुका है और दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। तो उसका फॉर्मूला एक बार देख लो। फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो ये है पी ए, ये होता है कि इसे देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखते हैं, इसको कोई डिवाइड मत समझना, ठीक है। पी ए एस बी, याद है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पीवी। इसमें देखो आपका जो सैंपल स्पेस होता है ना, वो और कोई नहीं बल्कि बी होता है। इस पर याद रखना, बी होता है आपका सैंपल स्पेस। जैसे मैं कह दूं कि अगर टाई रोल करते हो और उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जबकि पहले ही उसमें इवन हो चुका है। ठीक है, मैंने क्या बोला? इवन हो चुका है, मतलब इवन नंबर का इवेंट बन चुका है और उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि इवन हमारा बन जाएगा सैंपल स्पेस। तो इवन की इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वो होती है 3/6, यानी कि 2 4 6, उसमें 3 आउटकम और टोटल आउटकम 3/6, तो हो जाएगा 1/2। तो पी बी से हम पी बी लिख लेते हैं, तो पी बी 1/2। अब बी यानी कि पूरे इवेंट के इवेंट में, इवेंट का इवेंट क्या होता है? 2 4 6 में यहाँ पे लिख देता हूँ। इवेंट का इवेंट होता है 2 4 6। अब इस 2 4 6 में 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 एक ही है, 1 अपॉन में टोटल नंबर्स कितनी है? 3, तो वो हो जाएगा 1/3। यानी कि उस मुताबिक हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/3, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। ये होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सबको इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मैं अच्छे से लिख के आपको दिखा सकूँ। तो पहले आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी, ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है जब मल्टीपल इवेंट की बात होती है, यानी कि आपके पास बहुत सारे इवेंट है। मान लो कोई इवेंट ई है जो सिर्फ तब होता है जब कुछ दूसरे इवेंट लाइक F1 F2 F3 होते हैं। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम ये फ्लो यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे कि देखो, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ गलती होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, अगर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी में 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग है, एक है संजय, एक है सीता, एक है राघव, ठीक है, संजय सीता राघव। संजय गलती करता है, वो है 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी। सीता गलती करती है, उसका है 3/2, सॉरी 3/2 ज्यादा हो जाएगा, 1/3 करने थे, 1/3। और राघव की करने की 1/4। और इसको क्या कहते हैं, संजय को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, सीता को चूज करने की भी प्रोबेबिलिटी है 1/3, और राघव को भी चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। क्योंकि 3 लोग थे, एक एक को चूज करना है, तो 1/3 1/3 1/3 बनेगा, ठीक है। और ये इनकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी है। और मैं आप पूछ रहा हूँ टोटल गलती करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आओ देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम करेंगे क्या, संजय को चूज किया तो 1/3 इंटू संजय की करने की गलती 1/2, प्लस सीता को चूज किया, उसकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। वेट, इसको रेस कर दूं, हाँ ठीक है, सीता ने गलती करनी। अब राघव ने गलती की 1/3 और इसका था 1/4 राघव की गलती की प्रोबेबिलिटी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/2, 12। और तो आप इसको सॉल्व करके जो आंसर निकालना, क्योंकि ये जो प्रोसेस बताइए एकदम एक्यूरेट एंड सही है, आप जो आंसर निकालोगे वही आंसर होगा और उसको अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जहां पर हम टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अगर आपके अलग अलग इवेंट होते हैं, और उसको ऐड करके हम निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या होता है? ये थ्योरम रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में हेल्प करती है। मतलब जब तुम्हें पता हो कि कोई इवेंट हो चुका है और तुमको उसका कॉज निकालना है कि वो किस रास्ते से हुआ है, तब आप बेस थ्योरम यूज करते हैं। तो ऑल्दो में से
इरेज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि प्रोसेस वो कैसे होता है, क्योंकि डेफिनेशन से तो किसी को घंटा समझ में नहीं आता है, क्योंकि मुझे नहीं आया था, वैसे तुमने आ भी सकता है भाई, तुम शक्तिमान जो हो। हाँ, तो इरेज हो चुका। तो आओ देखते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलता क्या हूँ, मेरे पास 2 बैग्स, ठीक है, मैं 2 बैग ले लेता हूँ यहाँ पर। और तो मैं एग्जाम्पल अपने से बता रहा हूँ, तो अगर एग्जाम्पल में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो देख लेना। तो ठीक है, बैग 2 लेता हूँ। और अगर मैं पहले बैग में कह दूँ कि मेरे पास एक रेड है और ब्लू फेवरेट कलर, ब्लू ले लेते हैं। ना, इसको 2 लेते हैं, क्योंकि अगर एक लेंगे तो फिर उधर भी सेम हो जाएगा। तो इधर 2 ले लेते हैं, 2 रेड, और इधर 2 ब्लू ही लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर इधर एक रेड और 2 ब्लू लिया है, अगर मैं पूछूं कि रेड अगर मेरे जो बॉल है वो रेड आ चुका है, यानी कि मैं पहला ही एक रिजल्ट आ चुका है रेड बॉल, ठीक है, अब रेड बॉल आ चुका है, और मैं पूछूं कि वो बैग 1 से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई। तो देख रहे हो, आप आगे से पीछे की तरफ जा रहे हो, रिवर्स जा रहे हो। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी इसीलिए हम यहाँ पे बेस थ्योरम का यूज करेंगे। इसकी पहचान ही ये कि हम उल्टा जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप पहले ये निकाल लो कि पहले आप ये निकालो कि रेड को चूज करने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई। तो रेड को चूज करने के लिए आप पहले बैग 1 को लो। तो 2 बैग है, तो बैग 1 को चूज करने के लिए आप 1/2, ठीक है, ये आप बैग 1 को चूज कर लिए। अब हम बॉल को चूज करेंगे। तो रेड बॉल कितना है 1, अपॉन में टोटल बॉल कितना है 3, ठीक है, प्लस अब दूसरे बैग को चूज करेंगे, तो उसके लिए 1/2। अब दूसरे बैग में हमारे पास 2 रेड बॉल थे, ध्यान से देखो 2 रेड बॉल है, अपॉन में टोटल बॉल 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा पीबी की वैल्यू, जो कि फॉर्मूला के मुताबिक हमने इसे रेड बॉल के लिए पीबी का इवेंट दे दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा 1/6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1/2 तो 1/4। अब जो भी आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे लिख लेना, ये आपका पीबी का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख सकते हो ये होता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला, पी ए बी इक्वल्स टू पी बी ए इंटू पी ए अपॉन में पी ऑफ बी। तो पी बी की वैल्यू हमने निकाल दी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ये। अब हमें निकालना है कि वो जो बॉल है वो बैग 1 से आए। तो बैग 1 से आने की प्रोबेबिलिटी होती है ये जो ऊपर वाली आप चीज देख रहे हो, ये है बैग 1 से आने की प्रोबेबिलिटी। तो बैग 1 में क्या क्या था, तो बैग 1 को चूज किया हमने सबसे पहले, तो ये हो गया हमारा चूज, ठीक है, बैग 1 को हमने चूज किया। अब बैग 1 से हमें बॉल निकालना था, तो वो बॉल भी हमने निकाल दिया, जो कि है 1/3। अपॉन में जब टोटल प्रोबेबिलिटी करेंगे 1/6 प्लस 1/4 10/24 समथिंग आएगा। आप देख लेना, कैलकुलेशन में कर नहीं रहा हूँ, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो ये था हमारा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में हम मेनली रिवर्स जाते हैं, तो मैंने रिवर्स जाके आपको दिखा दे कि कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ऐसे बस न्यूमेरिकल में वैल्यूज चेंज हो जाएंगे और कुछ। तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा वापस। ऑल्दो मैंने सैंपल स्पेस पिछले वाले एपिसोड में कवर कर रखा है, तो मैं आपको वापस नहीं समझा रहा। अब बात करते इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मेरे पास एक मजेदार चीज है। अगर आप अपने दोस्त पर भरोसा करते हो, आप उस पर डिपेंडेंट रहते हो, ठीक है, यानी कि वो जो कहेगा तो आपको उसके साथ वो भी करनी है। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि अगर मैंने डाई रोल की, ठीक है, 2 डाई रोल किया, अगर पहले डाई पर मैंने डाई रोल किया और मुझे 8 नंबर चाहिए, मतलब सम ऑफ बोथ डाई का मुझे 8 चाहिए, मतलब नंबर 8 आ जाए दोनों को सम करने पर। तो अगर पहला 3 है तो दूसरा क्या होगा आप बता दो। ऑब्वियस 5 होगा, ठीक है। अगर मैं पहला 3 कह दिया तो ये 5 होना ही चाहिए, 5 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 4, 3, 8 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो 8 यहाँ पे वैलिड ही नहीं होगा, 8 टोटल आएगा ही नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे 5 ही चाहिए। और अगर मैं डिफाइन नहीं करता कि 8 चाहिए, 2 चाहिए, अगर 2 डाई को मैं ऐसे ही फेंक देता यूं ही, तो वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन यह चीज इस पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली जैसे आपका दोस्त कहे तो आप उस पर डिपेंड करते हो, लेकिन वो आपका दोस्त नहीं है तो आप उस पर इंडिपेंडेंट रहते हो। सेम वैसी चीज यहाँ पे भी है। आपका अगर ऊपर से दबाव दिया जाए तो आप डिपेंड करोगे, और अगर ऊपर से कुछ आपको नहीं बोला गया है तो आप इंडिपेंडेंट हो। तो ये चीज होती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की। और अगर आपका इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका क्या होता है इंटरसेक्शन। उसकी इंटरसेक्शन की वैल्यू आप नॉर्मली निकाल सकते हो, जो कि होता है पी ए इंटू पी ऑफ बी। ये होता है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला। और अगर हम जनरल की बात करें, जब हमने जनरल फॉर्मूला देख रखा था, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए
प्लस पी ऑफ पी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर जब आप ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हो, अगर आपका इवेंट उल्टा है, मतलब सॉरी इंडिपेंडेंट है, तो आप यहाँ पर इसको जस्ट पुट कर सकते हो, यानी कि वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी। और तो ये एग्जाम में बहुत काम आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर इंडिपेंडेंट है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, जनरलाइज, इसीलिए इसको मैंने जनरलाइज कर दिया आपको कि आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये था आज तक का वीडियो। मतलब आज मैं जितने भी टॉपिक कवर किए हैं वो क्या क्या थी, मैं आपको एक बार उसके रिकैप करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा क्या था, सबसे पहले हमने देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। उसके बाद देखा हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद हमने देखा बेस थ्योरम, ठीक। उसके बाद हमने देखा इंडिपेंडेंट इवेंट। तो दोस्तों ये था आज का फन सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।